welcome back to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So today in this video we are again going to continue our fifth chapter of class 11 particle theory book and the name of the chapter is rights. So आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सेकेंड लास्ट एंड लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड विद दिस हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर की फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को नहीं देखा है देन प्लीज जरूर देख लीजिएगा. दोनों ही वीडियोस का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्टली आई बटन को भी क्लिक करके इस चैप्टर के प्रीवियस पार्ट्स को देख सकते हैं. सो नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो. सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज काइंड्स ऑफ राइट. सो इस टॉपिक में हम लोग राइट्स के अलग अलग काइंड्स यानी कि अलग अलग टाइप्स के बारे में जानेंगे. सो बेसिकली आपके इस चैप्टर में 3 टाइप्स के राइट्स के बारे में बता रखा है, 3 काइंड्स के राइट्स के बारे में बता रखा है. पहला है पॉलिटिकल राइट्स यानी कि राजनीतिक अधिकार, दूसरा है इकोनॉमिक राइट्स यानी कि आर्थिक अधिकार और तीसरा है कल्चरल राइट्स यानी कि सांस्कृतिक अधिकार. सो अब हम लोग वन बाय वन करके इन तीनों ही टाइप्स के राइट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. सो पहला है पॉलिटिकल राइट्स यानी कि राजनीतिक अधिकार. सो पॉलिटिकल राइट्स से यहाँ पे क्या मतलब है एंड पॉलिटिकल राइट्स सिटीजन्स को क्या देता है. सो बेसिकली किसी भी कंट्री के जो सिटीजन्स होते हैं, जो नागरिक होते हैं, सो पॉलिटिकल राइट्स जब उनको दिया जाता है दैट मीन्स कि उन्हें लॉ के सामने इक्वलिटी दिया जा रहा है, द राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ और साथ ही साथ द राइट टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस. सो इन दोनों चीज का मतलब क्या होता है. सो पहला है राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कि लॉ के सामने, कानून के सामने हर एक व्यक्ति इक्वल होता है. यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई पर्सन रिच है देन उसके लिए अलग कानून बना हुआ है, अगर उसने कुछ भी जुर्म किया है देन उसके लिए अलग सजा है, और अगर कोई पर्सन पोर है देन उसके लिए अलग सजा होगा. नहीं, बल्कि कानून के सामने, लॉ के सामने हर एक इंडिविजुअल इक्वल होता है. चाहे आप बहुत ज़्यादा रिच हो या फिर पोर हो, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी, क्लास, रिलीजन से बिलोंग करते हो, लॉ के सामने, कानून के सामने हर एक इंडिविजुअल, हर एक सिटीजन सेम होता है, इक्वल होता है. एंड दूसरा है द राइट टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस यानी कि कंट्री में जो कुछ भी पॉलिटिकल प्रोसेस होता है, वोटिंग वगैरह होता है, सो एज अ सिटीजन्स हमारे पास ये भी राइट होता है कि हम अपने कंट्री के पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें. सो अगर हम पॉलिटिकल राइट्स के कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें, सो पहला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है, द राइट टू वोट एंड इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स. सो किसी भी कंट्री के सिटीजन्स को अगर पॉलिटिकल राइट प्रोवाइड किया गया है दैट मीन्स कि उस सिटीजन के पास वोटिंग राइट है, सो वो वोट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर सकता है. दूसरा है द राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन यानी कि एक सिटीजन के रूप में आपके पास ये भी अधिकार है, ये भी राइट है कि आप खुद इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकते हो, आप खुद इलेक्शन में लड़ सकते हो. तीसरा है द राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज और ज्वाइन देम यानी कि एक सिटीजन के रूप में आप अपना पॉलिटिकल पार्टी भी फॉर्म करते हो या फिर अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है देन उस पॉलिटिकल पार्टी में आप ज्वाइन भी कर सकते हो. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे पॉलिटिकल राइट्स के जो कि हर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो भी सिटीजन्स रहते हैं उन लोगों को प्रोवाइड किया जाता है. नेक्स्ट हमें बता रखा है दैट पॉलिटिकल राइट्स आर सप्लीमेंटेड बाय सिविल लिबर्टीज यानी कि सिविल लिबर्टीज बहुत ज्यादा जरूरी होता है अगर आप किसी भी पर्सन को पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड कर रहे हो. सो बेसिकली आप कह सकते हैं कि सिविल लिबर्टीज के बिना पॉलिटिकल राइट अधूरा है, सिविल लिबर्टीज ही पॉलिटिकल राइट को पूरा करता है. सो सिविल लिबर्टीज क्या होता है. सो सिविल लिबर्टीज का मतलब होता है नागरिक स्वतंत्रता यानी कि एक सिटीजन के रूप में, एक नागरिक के रूप में जो आपको फ्रीडम मिलता है, सो उसी चीज को सिविल लिबर्टीज कहा जाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल द राइट टू अ फ्री एंड फेयर ट्रायल यानी कि आपके पास ये अधिकार है कि आप अपने लिए एक फ्री और फेयर ट्रायल यानी कि पाथ को चूज कर सकते हो. दूसरा है द राइट टू एक्सप्रेस वन व्यूज फ्रीली यानी कि आपके पास ये भी अधिकार है कि आप अपने व्यूज को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो. एंड तीसरा है द राइट टू प्रोटेस्ट एंड एक्सप्रेस डिसेंट यानी कि आपके पास ये भी राइट है, ये भी अधिकार है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, आंदोलन कर सकते हो नॉन वायलेंट तरीके से. साथ ही साथ आपका जो डिसेंट है यानी कि आपका अगर कोई भी ऑब्जेक्शन है, अगर आप किसी भी लॉ से डिससेटिस्फाई हो, सो उस चीज को भी आप फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो. सो सिविल लिबर्टीज एंड पॉलिटिकल राइट्स फॉर्म द बेसिस ऑफ अ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. सो बेसिकली ये दोनों ही जो आप कह सकते हैं अधिकार रहता है, सिविल लिबर्टीज यानी कि नागरिक स्वतंत्रता और पॉलिटिकल राइट्स, सो ये दोनों ही चीज किसी भी गवर्नमेंट में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है उसका बेस होता है. सो आखिर सिविल लिबर्टीज, किसी भी पॉलिटिकल राइट अगर लोगों को दिया जाता है देन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है. सो इस चीज को अगर मैं और एक एग्जांपल के साथ समझाऊं, सो मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को पॉलिटिकल राइट प्रोवाइड किया गया है यानी कि उसको वोटिंग राइट प्रोवाइड
किया गया है, बट उसके पास सिविल लिबर्टीज नहीं है, यानी कि उसके पास ये फ्रीडम नहीं है कि वो जिस व्यक्ति को चाहे, जिस कैंडिडेट को चाहे वोट कर सकता है, देन ऐसे सिचुएशन में पॉलिटिकल राइट्स का क्या फायदा हो जाता है? कुछ नहीं। सो इसीलिए सिविल लिबर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नागरिक को फ्रीडम देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप चाहते हो कि उस व्यक्ति को पॉलिटिकल राइट्स दिया जाए। सो आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नाउ अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइट की बात करें, सो वो है इकोनॉमिक राइट। सो हमें जो पॉलिटिकल राइट्स दिया गया है, हमारे पास जो अधिकार है कि हम अपने कंट्री के पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो ये जो पॉलिटिकल राइट है, सो ये राइट हम तभी अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं, तभी अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हैं जब हमारी जो बेसिक नीड्स है, जो हमारी बेसिक जरूरत है, जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथिंग और हेल्थ, वो सेटिस्फाई हो। सो अगर एक ऐसा पर्सन जिसका जो बेसिक नीड्स होता है वही सेटिस्फाई नहीं होता है, देन एक ऐसे पर्सन के लिए अपने पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो इस चीज को भी हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक पर्सन है एंड उसके पास शेल्टर नहीं है, उसके पास घर नहीं है, सो इसीलिए वो रोड में सोता है, किसी भी हार्ड सरफेस में सोता है, एंड इवन वो स्ट्रगल कर रहा है टू मीट हिज बेसिक नीड्स, यानी कि उसका जो बेसिक नीड्स है जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथिंग और हेल्थ, इन सारी चीजों को मीट करने के लिए, इन सारी चीजों को सेटिस्फाई करने के लिए अगर उसे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, देन ऐसे सिचुएशन में अगर उसको पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड किया जाए, देन उसके लिए ये जो पॉलिटिकल राइट्स है इसका ज्यादा वैल्यू नहीं होगा। सो अगर एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ज्यादा भूखा है एंड ऐसे सिचुएशन में आप उसको बताओगे कि आपके पास वोटिंग का राइट है, आपके पास ये अधिकार है कि आप पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकते हो, देन ऐसे सिचुएशन में उन्हें ये सारा राइट नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे सिचुएशन में उन्हें ऐसा राइट चाहिए जिसके थ्रू वो अपना जो बेसिक नेसेसिटीज है उसको फुलफिल कर सके। सो दे रिक्वायर सर्टेन फैसिलिटीज लाइक एन एडिक्वेट वेज टू मीट देयर बेसिक नीड्स। सो ऐसे सिचुएशन में उसे कुछ ऐसे फैसिलिटीज चाहिए जैसे कि उसके पास एडिक्वेट वेज होना चाहिए, यानी कि पर्याप्त इनकम होना चाहिए जिसके थ्रू वो अपने बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। सो इसीलिए आज के टाइम पीरियड में जितने भी डेमोक्रेटिक सोसाइटीज है, जितने भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वे अपना जो ये ऑब्लिगेशन है, ये जो ड्यूटी है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको रिकॉग्नाइज कर रही है, इसको आप कह सकते हैं स्वीकार कर रही है, और साथ ही साथ लोगों को इसीलिए इकोनॉमिक राइट्स प्रोवाइड कर रही है, यानी कि लोगों को ये भी अधिकार दे रही है कि आप अपने बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हो। सो इस चीज को भी अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझे, सो आज के टाइम पीरियड में ऐसे बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज है जिन सारी कंट्रीज के सिटीजन्स को बेसिकली बहुत ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाता है। सो ऐसे सिटीजन्स जिसका जो इनकम है वो बहुत ज्यादा लो होता है, देन ऐसे सिटीजन्स को हाउसिंग फैसिलिटी दिया जाता है, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है बाय द स्टेट, यानी कि बाय द गवर्नमेंट। अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, सो कुछ ऐसे भी कंट्रीज होते हैं जिन कंट्रीज में अगर कोई भी अनएम्प्लॉयड पर्सन होता है, बेरोजगार पर्सन होता है, देन उसको मिनिमम वेज दिया जाता है, यानी कि मिनिमम तनख्वाह दिया जाता है, पैसा प्रोवाइड किया जाता है, ताकि उस पैसे से वो अपना जो बेसिक नीड्स है उसको सेटिस्फाई कर सके। एंड अगर हम तीसरा एग्जांपल ले जो कि हमारी कंट्री का है, सो हमारे कंट्री में भी हमारा जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली रिसेंटली उन्होंने रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है, जिसके थ्रू रूरल एरियाज में जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, उन लोगों को रोजगार दिया जाएगा। और साथ ही साथ इसके अलावा, इस स्कीम के अलावा और भी बहुत सारे मेजर्स को अडॉप्ट किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, ताकि जो कोई पोर पर्सन है, जो भी गरीब व्यक्ति है, जो कि अपने बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, सो उन सारे लोगों की मदद किया जाए। सो बेसिकली इकोनॉमिक राइट्स ही हमें बताता है कि हर एक पर्सन का ये भी अधिकार रहता है, ये भी राइट होता है कि वो किसी भी प्रोफेशन को चूज कर सके, ताकि उससे उसका जो बेसिक नीड्स है वो फुलफिल हो सके। और साथ ही साथ ये गवर्नमेंट का भी ड्यूटी बनता है कि हर एक व्यक्ति को इकोनॉमिक राइट प्रोवाइड किया जाए, यानी कि मिनिमम फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाए, ताकि उससे वो अपना जो बेसिक नीड्स है उसको सेटिस्फाई कर सके। एंड नाउ हमारा जो तीसरा इंपॉर्टेंट राइट है वो है कल्चरल राइट्स। सो आज के टाइम पीरियड में पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स के साथ साथ ऐसे कई सारी डेमोक्रेसीज है, यानी कि ऐसे कई सारी डेमोक्रेटिक कंट्री है जो कि अपने सिटीजन के कल्चरल क्लेम्स, यानी कि जो भी सांस्कृतिक राइट है, जो क्लेम्स है, उसको भी रिकॉग्नाइज कर रही है, उसको भी इंपॉर्टेंस दे रही है, उसको भी स्वीकार कर रही है। नाउ अगर हम कल्चरल राइट्स के कुछ एग्जांपल देखें, सो पहला एग्जांपल है द राइट टू हैव प्राइमरी एजुकेशन इन वंस मदर टंग, यानी कि हर एक सिटीजन के पास ये भी राइट होता है, ये भी अधिकार होता है कि वो अपने प्राइमरी एजुकेशन को अपने मदर टंग, यानी कि अपने मातृभाषा में ले सकता है। एंड दूसरा राइट है द राइट टू स्टेबलाइज इंस्टीट्यूशन फॉर टीचिंग वंस लैंग्वेज एंड कल्चर, यानी कि हर एक सिटीजन के पास ये भी राइट होता है कि वो अपने लैंग्वेज और अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए, टीच करने के लिए कोई भी इंस्टीट्यूशन को स्टेबलाइज कर सकता है। सो आज के
टाइम पीरियड में इन सारे कल्चरल राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है, यानी कि इंपॉर्टेंस दिया जाता है, स्वीकार किया जाता है एज बीइंग नेसेसरी फॉर लीडिंग अ गुड लाइफ। यानी कि अगर एक सिटीजन अपने लिए एक अच्छा लाइफ जीना चाहता है देन उस सिटीजन को पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स प्रोवाइड करने के साथ साथ हमें कल्चरल राइट्स भी प्रोवाइड करना होगा। अभी तक हम लोगों ने राइट्स के बारे में जितना कुछ भी पढ़ा, उन सारी चीज़ों से हमें ये पता लगता है कि कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जैसे कि द राइट टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वल ट्रीटमेंट एंड द राइट टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ये कुछ जो राइट्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंड ये जो राइट्स है ये बेसिकली हमारे बेसिक राइट्स है। इसीलिए इन सारे राइट्स को हमें थोड़ा प्रायोरिटी यानी कि थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। इन सारे राइट्स को बेसिकली लॉ के द्वारा भी प्रोटेक्ट करवाना चाहिए। एंड जो दूसरे तरीके के राइट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, नेसेसरी होते हैं फॉर लीडिंग अ डिसेंट लाइफ, यानी कि एक अच्छे जीवन जीने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल कल्चरल राइट्स। इन सारे राइट्स को बेसिकली जस्टिफाइड क्लेम्स या फिर जस्टिफाइड राइट्स के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। विद दिस आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि एज अ सिटीजन हमें बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, बट राइट्स के साथ साथ हमारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होता है, कुछ ड्यूटी भी होता है। वही सब कुछ हम लोग इस टॉपिक में जानने वाले हैं। राइट्स नॉट ओनली प्लेस ऑब्लिगेशन अपन द स्टेट टू एक्ट इन अ सर्टेन वे। प्रीवियस के टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया था कि हमारा जो राइट्स होता है वो बेसिकली हमारे स्टेट यानी कि हमारे गवर्नमेंट को डायरेक्ट करता है, हमारे गवर्नमेंट को ऑब्लिगेशन यानी कि कुछ ड्यूटी प्रोवाइड करता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है कि उसको किस तरीके से एक्ट करना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए एंड किस तरीके से काम नहीं करना चाहिए। हमारा जो राइट्स होता है वो ना सिर्फ हमारे गवर्नमेंट को ऑब्लिगेशन देता है यानी कि हमारे गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है, ड्यूटी देता है, साथ ही साथ वो हमारे ऊपर भी कुछ ऑब्लिगेशन यानी कि वो हमारे ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इम्पोज करता है। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सिटीजन वो ये है कि एक सिटीजन के रूप में हमें ना सिर्फ अपने पर्सनल नीड्स और अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए, बल्कि हमें उन सारी चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए, उन सारी चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए जो कि हर एक व्यक्ति के लिए गुड होता है, हर एक व्यक्ति के लिए अच्छा होता है। इवन प्रीवियस के टॉपिक में हमने ये भी डिस्कस किया था कि राइट्स बेसिकली किन क्लेम्स को कहा जाता है जो कि हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर एक व्यक्ति के वेलबींग्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहला जो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है एज अ सिटीजन वो ये है कि हमें ना सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए, बल्कि हमें उन सारी चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए जो कि हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हमें ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें एयर एंड वाटर पोल्यूशन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, उसको मिनिमाइज करना चाहिए, हमें बहुत सारे ट्रीज को प्लांट करना चाहिए ताकि हमारा जो अर्थ है वो हमेशा हरा भरा रहे, हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए, हमें फॉरेस्ट के ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए, हमें इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके रखना चाहिए। ये सारे जो कुछ थिंग्स है ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए। हमारे ऊपर पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी यही आता है कि हमें ऐसे कामों को करना चाहिए जो कि हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। दूसरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है दे रिक्वायर दैट आई रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर्स। मेरा जो राइट्स है, मेरे पास जो अधिकार है वो मुझे एक ड्यूटी भी देता है कि मुझे दूसरों के राइट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, दूसरों के अधिकारों की रिस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास राइट है द राइट टू एक्सप्रेस माय व्यूज यानी कि मैं अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकती हूँ, देन वही सेम राइट मुझे दूसरों को भी प्रोवाइड करना चाहिए। यानी कि मैं दूसरों को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकती हूँ, दूसरों को नहीं रोक सकती हूँ कि आप अपने व्यूज मेरे सामने मत रखो। अगर मैं अपने व्यूज उनके सामने रख सकती हूँ देन मुझे दूसरों को भी ये अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, ये मौका देना चाहिए कि वो भी अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सके। दूसरा एग्जाम्पल है राइट टू फ्रीडम। अगर मेरे पास ये राइट है, मेरे पास ये अधिकार है कि मेरा जो भी चॉइसेस है उसके ऊपर दूसरा व्यक्ति इंटरफेयर ना करे, मैं जिस तरीके का ड्रेस पहनना चाहूँ मैं पहन सकती हूँ, मुझे जिस तरीके का म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है मैं सुन सकती हूँ। अगर मुझे ये राइट दिया जा रहा है, मुझे ये फ्रीडम दिया जा रहा है, साथ ही साथ मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है
कि मैं दूसरे व्यक्ति को भी ये सेम राइट प्रोवाइड करूँ, यही सेम फ्रीडम प्रोवाइड करूँ। मैं दूसरे व्यक्ति के चॉइसेस में इंटरफेयर ना करूँ, मैं दूसरे व्यक्ति को भी ये फ्रीडम दूँ कि वो भी अपने चॉइस का म्यूजिक सुन सकते हैं और अपने चॉइस का क्लोथ पहन सकते हैं। तीसरा जो ड्यूटी है, तीसरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है वी मस्ट बैलेंस आवर राइट्स व्हेन दे कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट। सो कई बार दो व्यक्ति के राइट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है, विवाद आ जाते हैं। सो ऐसे सिचुएशन में हमें अपने राइट्स को बैलेंस करके चलना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जिसके थ्रू मैं अपने आप को किसी भी रूप में फ्रीली एक्सप्रेस कर सकती हूँ। मुझे ये भी राइट दिया जा रहा है कि मैं पिक्चर्स को क्लिक कर सकती हूँ। बट इन केस अगर मेरा ये जो राइट है इसको प्रैक्टिस करने के दौरान मैं दूसरे व्यक्ति का राइट को वॉलेट कर रही हूँ, सो इस टाइम पीरियड में कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि मुझे पिक्चर्स क्लिक करने का अधिकार है, बट अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति का बिना उसके परमिशन के उसके बातिंग पिक्चर्स क्लिक कर लूँ एंड उसको इंटरनेट में अपलोड कर दूँ, सो ऐसे सिचुएशन में उसका जो राइट टू प्राइवेसी है वो वॉलेट हो रहा है। सो बेसिकली थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड ड्यूटी हमारे ऊपर ये आता है कि जब भी हम अपने राइट को प्रैक्टिस करते हैं, साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम दूसरे के राइट को वॉयलेट ना करें। एंड जो फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो फोर्थ ड्यूटी है वो है सिटीजन मस्ट बी विजिलेंट अबाउट लिमिटेशन विच मे बी प्लेस ऑन देयर राइट्स। यानी कि एक नागरिक को, एक सिटीजन को बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए कि उनके राइट्स पे कहीं लिमिटेशन तो नहीं लग रहा है, यानी कि कहीं उनके पास जो राइट्स है उसको कोई लिमिट तो नहीं कर रहा है, उसको कोई रेस्ट्रिक्ट तो नहीं कर रहा है। सो रिसेंटली डिबेटेड टॉपिक्स कंसर्न द इंक्रीज रेस्ट्रिक्शन विच मेनी गवर्नमेंट आर इम्पोजिंग ऑन द सिविल लिबर्टीज ऑफ सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। सो बेसिकली एक बहुत ही करंटली डिबेट टॉपिक है कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे कई सारे कंट्रीज के जो गवर्नमेंट होते हैं वो अपने सिटीजन्स का जो सिविल लिबर्टी है, एक नागरिक जो स्वतंत्रता है, उसको लिमिट कर रहा है, उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। सो एज अ सिटीजन हमें विजिलेंट रहना चाहिए, हमें केयरफुल रहना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट हमारे राइट्स को लिमिट कर रहा है, हमारे राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर, देन वो कितना हद तक सही है। सो इवन थो राइट्स कैन नेवर बी एब्सोल्यूट, वी नीड टू बी विजिलेंट इन प्रोटेक्टिंग आवर राइट्स एंड दोज ऑफ अदर्स, फॉर दे फॉर्म द बेसिस ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। सो ये तो सही बात है कि हमारे पास जो अधिकार है, हमारे पास जो राइट्स है वो एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि हमें पूरा अधिकार कभी भी नहीं दिया जाता है, कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है, कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होता है। बट एज अ सिटीजन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए कि हम अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करें और साथ ही साथ दूसरे के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करें, क्योंकि हमारे पास जो अधिकार है, हमारे पास जो राइट्स है वो हमारे डेमोक्रेटिक सोसाइटी का बेस है। सो विद दिस आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सो आई होप कि आपको ये पूरा ही चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको चैप्टर समझ में आया देन प्लीज लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट जिनको भी ये चैप्टर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगी। सो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अगर बेल आइकन को प्रेस करेंगे देन आपको उन दोनों वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड प्लीज कमेंट में डाउन कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। सो ये जो चैप्टर था, ऐसे तो मैं आपको 10 मिनट में भी ये चैप्टर कंप्लीट करवा सकती थी, बट जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा है कि एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के रूप में आपको हर एक टर्म को बहुत ही डीपली समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसीलिए मैंने ये चैप्टर को बहुत ही डिटेल वे में एक्सप्लेन किया है। सो ये जो एक्सप्लेनेशन है ये ना सिर्फ आपके एग्जाम टाइम में काम देगा बल्कि आगे भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा काम देगा। सो इसीलिए ये चैप्टर जो था इसको कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया एंड 3 वीडियोज़ बन गया, बट आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। एंड वीडियो को एंड करने से पहले आप लोगों से और एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, ताकि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पॉलिटिकल थ्योरी बुक से रिलेटेड और आपके क्लास 11 हिस्ट्री बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक है वो मिल जाए। सो विद दिस आज का ये वीडियो एंड करते हैं। सो नाउ सी यू ऑल सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।